आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है सेल्फ बायस। सेल्फ बायस को हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट भी बोलते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका नाम सेल्फ बायस या फिर वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट क्यों है। पहले जो दो बायस सर्किट पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि अभी तक हम लोग दो बायस सर्किट पढ़े हैं। एक फिक्स बायस सर्किट पढ़े थे और दूसरा हम लोग कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट पढ़े थे। फिक्स बायस सर्किट का हम लोगों ने देखा था कि स्टेबिलिटी बहुत ही कम होता है, पुअर स्टेबिलिटी वाला बायस सर्किट है। और उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे हम लोग एक इमीटर रेसिस्टेंस को यूज करके उसके स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किए थे, मतलब उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाए थे। और सर्किट का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, मैं शुरू से बताते आया हूँ। वैसे ही कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट विदाउट इमीटर रेसिस्टर भी उसका स्टेबिलिटी ठीक ठाक होता है, बट उसके स्टेबिलिटी को और बढ़ाने के लिए वहाँ पे भी इमीटर रेसिस्टेंस को बाहर से ऐड करना पड़ता था। बट आज का जो हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जिसका नाम है सेल्फ बायस, अपने आप में एक कंप्लीट बायस सर्किट्स है। इसके स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए या बढ़ाने के लिए बाहर से किसी इमीटर रेसिस्टेंस को ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में कंप्लीट है, इसलिए इसको सेल्फ बायस बोला जाता है। इसमें कोई भी एलिमेंट्स को बाहर से कनेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी इमीटर रेसिस्टेंस इसके बेसिक सर्किट्स में ही लगा हुआ रहता है, बाहर से ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको सेल्फ बायस बोलते हैं। दूसरा इसका जो नाम है वो है वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट्स। इसमें हम पढ़ाने वाले हैं, जब इस सर्किट्स को समझाएंगे आप लोगों को तो वहाँ पे हम बताने वाले हैं कि यहाँ पे R1 और R2 दो रेसिस्टर कनेक्टेड होता है VCC सप्लाई से, जो कि मेन वोल्टेज सप्लाई है। इससे R1 और R2 दो रेसिस्टर कनेक्टेड होता है और ये दोनों रेसिस्टर वोल्टेज डिवीजन करने का काम करता है या वोल्टेज डिवाइड करने का काम करता है। डिवाइड करने का क्या मतलब है? बांटना, यानी कि वोल्टेज को दो पार्ट में बांटता है और बांट के यहाँ पे जो इमीटर बेस जंक्शन को वोल्टेज चाहिए होता है या बेस इमीटर जंक्शन को जो वोल्टेज चाहिए होता है वो वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये बात आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पे R1 और R2 वोल्टेज डिवाइडर कंपोनेंट्स है, जो कि VCC वोल्टेज को डिवाइड करके यहाँ पे बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करता है। क्योंकि जब तक बेस इमीटर या इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड नहीं होगा तब तक ये ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा। ये वर्किंग में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ट्रांजिस्टर को जब भी एक्टिव मोड में बायस किया जाता है, जब एक्टिव मोड में बायस करोगे तो उसका इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड होना चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स होना चाहिए। ठीक है, तभी उसमें करंट प्रोड्यूस होगा, तभी उसमें इमीटर करंट प्रोड्यूस होगा। इमीटर करंट के कारण IV और IC प्रोड्यूस होता है। तो चलिए थोड़ा सा इसके नाम पे डिस्कशन कर लिए, अब थोड़ा सा इस सर्किट का खासियत बताते हैं। अभी तक जितना भी बायस सर्किट पढ़े थे उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होने वाला कोई बायस सर्किट्स है तो वो है सेल्फ बायस सर्किट्स। आगे चल के हम लोग जितना भी एम्पलीफायर और ऑसिलेटर सर्किट्स पढ़ेंगे वहाँ पे बार बार यही बायस सर्किट देखने के लिए मिलेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को एम्पलीफायर इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि उन लोगों को ये बायस सर्किट्स का अरेंजमेंट समझ में नहीं आता है, इसका सही ढंग से उन लोगों को एनालिसिस नहीं पता होता है, ये सर्किट कैसे काम करता है DC सिग्नल पे, इसका क्यू पॉइंट कैसे सेटअप होता है, कितना इसका स्टेबिलिटी होता है, ये बात नहीं पता होने के कारण आपका एम्पलीफायर ऑसिलेटर ये सारा टॉपिक जो है टफ लगने लगता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले तो बात यही दिमाग में रख लो, दिल तो खाली होगा नहीं, है ना। जिन लोगों का दिल खाली होगा दिल में भी रख सकते हो। चलो, तो पहला बात यही याद रखना है कि ये सबसे ज़्यादा यूज होता है एम्पलीफायर सर्किट्स में। देखो थोड़ा सा हम एम्पलीफायर सर्किट का डिज़ाइन करके सिखा रहे हैं, यही सर्किट आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये ब्लू स्केच यूज कर रहे हैं, बाद में यही सब कंपोनेंट्स ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल बेस पे अप्लाई किया जाता है और वो इनपुट सिग्नल जिसको ये एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफायर का काम क्या होता है, लो इनपुट सिग्नल को हाई आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो लो इनपुट सिग्नल यहाँ बेस पे अप्लाई किया जाता है, यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर लगा देते हैं और यहाँ पे ये लो इनपुट सिग्नल AC के फॉर्म में अप्लाई किया जाता है, जिसको Vin सिग्नल बोलते हैं। ये बहुत स्मॉल वैल्यू का इनपुट सिग्नल होता है और ये एम्पलीफायर को जब टर्न ऑन किया जाता है तो ये सिग्नल्स को, लो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करके कलेक्टर टर्मिनल पे आउटपुट प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे कलेक्टर टर्मिनल से आउटपुट लेने के लिए कपलिंग कैपेसिटर लगाते हैं और यहीं पे लोड कनेक्ट कर देते हैं, इसके बीच में लोड कनेक्ट कर देते हैं, जहाँ पे हाई वैल्यू का आउटपुट वोल्टेज हम लोग को मिल जाता है।
ठीक है। और आगे चल के हम बताने वाले हैं कि यहाँ पे एक बाईपास कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक बाईपास कैपेसिटर लगाते हैं, इसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और बन गया, यही एम्पलीफायर सर्किट बन गया। ऐसा ही सर्किट आपको ऑसिलेटर में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आप अगर देखो तो ये जो बाहर से ऐड किए इस सर्किट्स को, ब्लू वाला जो पार्ट है नेटवर्क या सर्किट का जो एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, अगर इस पोर्शन को हटा दिया जाए तो मेन पार्ट तो यही हो गया जो कि आज के क्लास का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पार्ट जो है बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, आगे एम्पलीफायर आपको एकदम ईजी लगेगा। फिर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़ेंगे, ऐसा बहुत सारा सर्किट एक दूसरे के साथ कैस्केड करके जुड़ा हुआ रहता है, उस समय भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बट वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा तब जब यहाँ पे अच्छे से आप इस सर्किट को पढ़े हुए रहिएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा शुरू करते हैं। तो एक बात दम दिमाग में या दिल में डाल के रख लीजिए कि ये जो सेल्फ बायस सर्किट्स है, ये सेल्फ बायस सर्किट सबसे ज़्यादा एम्पलीफायर में यूज होने वाला सर्किट है। अच्छा, क्यों सबसे ज़्यादा ये यूज होता है, क्या कारण है कि इसी को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है? एक ही कारण है बस, कारण ये है कि ये बेटर स्टेबिलिटी देता है। बेटर स्टेबिलिटी देगा अगेंस्ट द टेम्परेचर वेरिएशन, अगेंस्ट द बीटा वेरिएशन, अगेंस्ट द ट्रांजिस्टर रिप्लेसमेंट। मतलब पूरा का पूरा तीनों तरह का जो वेरिएशन होता है जिसके कारण क्यू पॉइंट या स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आता है, वो सारे चीज़ों को ये अकेले मिनिमाइज करते रहता है। इसीलिए तो इसको सेल्फ बायस बोला जाता है। बाहर से कोई भी एलिमेंट्स को ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो दिमाग में रखना है कि ये सबसे ज़्यादा एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में यूज होने वाला सर्किट है। चलिए थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे कॉमन इमीटर NPN ट्रांजिस्टर यूज हुआ है। R1 R2 वोल्टेज डिवाइडर रेसिस्टर है, इसको बायसिंग रेसिस्टर भी बोलते हैं। RE यहाँ पे जानते हो आप लोग इमीटर रेसिस्टर होता है, और इमीटर रेसिस्टर का काम आप लोग को शुरू से बताते आए हैं, ये कि स्टेबलाइजेशन करने का काम करता है, सर्किट को स्टेबलाइज करता है, इसके बीटा वेरिएशन को रोकता है, ठीक है। और यहाँ पे इसको आज हम मैथमेटिकली भी प्रूफ कराएंगे कि कैसे ये सर्किट को स्टेबलाइज करता है। और ये कलेक्टर टर्मिनल है। जनरली इस एम्पलीफायर का जो आउटपुट सिग्नल होगा कलेक्टर टर्मिनल पे ही मिलता है। एम्पलीफायर जब इससे बनाएंगे तो आउटपुट सिग्नल इसके कलेक्टर टर्मिनल से लेता है। यहाँ पे जो RC कनेक्टेड है ये कलेक्टर रेसिस्टेंस है। यहाँ पे VCC मेन DC सप्लाई हो गया, ठीक है, बायसिंग वोल्टेज इसको बोलते हैं। और इस VCC से RC और R1 पैरेलली कनेक्टेड है, क्योंकि इस नोड पे जो वोल्टेज होगा, यहाँ पे एक नोड बना है ना, दिस इज द नोड, और इस नोड पे जो वोल्टेज होगा वो प्लस VCC होगा। यही प्लस VCC RC को भी मिल रहा है, यही प्लस VCC R1 को भी मिल रहा है, यानी कि सेम वोल्टेज मिलेगा RC को और R1 को, तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। तो चलिए सर्किट का इंट्रोडक्शन दे दिए, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, उसको हम लोग पढ़ेंगे वन बाई वन। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, सेल्फ बायस इज वाइडली यूज्ड बाय सर्किट इन एन एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर बिकॉज इट हैज़ हाई स्टेबिलिटी। कह रहा है कि सेल्फ बायस इज वाइडली यूज बाय सर्किट। सेल्फ बायस सबसे ज़्यादा यूज होने वाला बायस सर्किट्स है इन एन एम्पलीफायर, मतलब एम्पलीफायर में, एंड ऑसिलेटर, मतलब एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये सर्किट है। बिकॉज इट हैज़ हाई स्टेबिलिटी। क्यों इसको यूज किया जाता है? क्योंकि इसका स्टेबिलिटी हाई होता है। अगला पॉइंट, इट हैज़ सर्किट रेसिस्टर इन दिस सर्किट कॉमा दे के लिखा हुआ, रेसिस्टर्स R1 एंड R2 आर यूज्ड एज वोल्टेज डिवाइडर। कह रहा है कि इस सर्किट में R1 और R2 को यूज किया गया है एज ए वोल्टेज डिवाइडर। हम लोग देखेंगे कि कैसे ये वोल्टेज को डिवाइड करता है। सो इट्स नेम इज वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट्स, इसीलिए इसका नाम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स भी है। अगला पॉइंट, द इमीटर रेसिस्टर RE प्रोवाइड्स स्टेबलाइजेशन। कह रहा है कि जो इमीटर रेसिस्टर RE है ये स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट, द रेसिस्टर RE कॉजेज ए वोल्टेज ड्रॉप इन डायरेक्शन सो एज टू रिवर्स बायस द इमीटर जंक्शन। कह रहा है कि यहाँ पे RE के क्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसके कारण इसका इमीटर जंक्शन जो है रिवर्स बायस होगा। आगे हम पढ़ाने वाले हैं कि इसमें जब IE करंट फ्लो होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे इमीटर रेसिस्टेंस है तो इमीटर करंट पास होगा, तो I और RE मिलके यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप देगा जिसको हम लोग V वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ का पोलरिटी V वोल्टेज का पोलरिटी यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा।
और इस प्लस माइनस पोलरिटी के कारण इसका जो इमीटर जंक्शन है, जिसको इमीटर बेस जंक्शन बोलते हैं, वो रिवर्स बायस हो जाएगा। अब कहोगे कैसे हो जाएगा, तो देखो थोड़ा समझोगे बच्चा लोग, ठीक है। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है कि पीएनपी है? ऑब्वियसली कहोगे कि सर एनपीएन है, आप ही तो पढ़ाए हैं, ठीक है, और आप ही लोग तो पढ़े हैं चलो, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर जो होता है एन होता है, बेस पी होता है और ये एन होता है, याद है? ऐसे आप लोग को पढ़ाए हैं ना। चलो फिर, तो ये एन वाला रीजन हो गया इमीटर, और इस पे वोल्टेज क्या अप्लाई हो रहा है, प्लस वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। तो एन पे, एन रीजन पे जब प्लस वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, ये जो प्लस पोलरिटी है ये एन पे अप्लाई हो रहा है, तो इसके कारण इसका जो जंक्शन है रिवर्स बायस हो जाएगा। और इमीटर बेस जंक्शन अगर रिवर्स बायस हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, ये ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा। एक्टिव रीजन हम बता चुके हैं कि इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। तो ये एक समस्या है कि इस भी वोल्टेज ड्रॉप के कारण ये जंक्शन इसका रिवर्स बायस हो रहा है, बट इस समस्या का भी समाधान इसमें किया हुआ है। इसका समाधान क्या है, तो R1 और R2 को इस तरीके से अरेंज किया गया है ताकि यहाँ से जो VCC वोल्टेज आ रहा है, उस VCC वोल्टेज के कारण ये R2 के कारण, R2 जो है एक वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड करेगा जो कि VB वोल्टेज होगा। कौन सा वोल्टेज होगा, VB वोल्टेज होगा। VB मतलब बेस वोल्टेज होगा, और ये बेस वोल्टेज का वैल्यू VE से ज़्यादा होगा। बेस वोल्टेज का वैल्यू VE से ज़्यादा होगा, और ये बेस वैल्यू पॉजिटिव बेस वैल्यू होगा, ठीक है। पॉजिटिव बेस वैल्यू होगा या पॉजिटिव बेस वोल्टेज होगा, और ये पॉजिटिव बेस वोल्टेज P पे अप्लाई हो रहा है, P पे पॉजिटिव अप्लाई होगा, तो ये जंक्शन इसके कारण क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। देखो इसके कारण जंक्शन रिवर्स हो रहा है, लेकिन ये वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, VB का वैल्यू ग्रेटर देन VE हो जाए, तो ये जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, मतलब एक तरफ से रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ से फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई हो रहा है एक ही जंक्शन पे। ये एक ही जंक्शन है, इमीटर बेस जंक्शन एक ही जंक्शन है, इस पर दो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। एक वोल्टेज इस जंक्शन को रिवर्स बायस कर रहा है और दूसरा इसको फॉरवर्ड बायस कर रहा है। तो अब जीत किसकी होगी, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो VB का वैल्यू यानी कि फॉरवर्ड वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा होगा, VB का वोल्टेज यानी कि फॉरवर्ड वोल्टेज ज़्यादा होगा, तो ये जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और ट्रांजिस्टर का जो कंडीशन है वो कंडीशन फुलफिल हो जाता है। चलो अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। सिंस द इमीटर बेस जंक्शन इज टू बी फॉरवर्ड बायस, मतलब इसका इमीटर बेस जंक्शन क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। द बेस वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सप्लाई VCC थ्रू R1 R2, कह रहा है कि यहाँ पे एक बेस वोल्टेज ऑब्टेन्ड होगा VCC के द्वारा R1 R2 को यूज करके नेटवर्क, मतलब R1 R2 नेटवर्क के थ्रू एक VB वोल्टेज यहाँ पे ऑब्टेन्ड किया जाता है। अगला पॉइंट, फॉर फॉरवर्ड बायस द इमीटर बेस जंक्शन R1 एंड R2 आर सो एडजस्टेड डेट, कह रहा है कि फॉर फॉरवर्ड बायस द इमीटर बेस जंक्शन, मतलब इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए R1 एंड R2 आर सो एडजस्टेड डेट, कह रहा है कि R1 और R2 को इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है, बेस टर्मिनल बिकम्स मोर पॉजिटिव, ये बेस टर्मिनल जो है ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए देन इमीटर, ठीक है। इस तरीके से एडजस्ट किया गया कि बेस टर्मिनल का वोल्टेज इमीटर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग इसका सर्किट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब सर्किट एनालिसिस पढ़ेंगे। सर्किट एनालिसिस अच्छे से सीखने का ज़रूरत है, इसको सीखिए आप लोग, ताकि आप आगे चल के इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होगा उसको इजीली सॉल्व कर पाइएगा। साथ ही साथ इस सर्किट का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जब सर्किट एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी का ज़रूरत होगा, जैसे यहाँ पे बेस करंट का ज़रूरत पड़ सकता है, IB लिख लेते हैं। यहाँ पे इमीटर टर्मिनल पे एक करंट फ्लो होगा, इसको इमीटर करंट बोलेंगे। कलेक्टर टर्मिनल पे एक करंट फ्लो होगा, इसको कलेक्टर करंट बोलते हैं। वैसे ही ये बेस टर्मिनल होता है, बेस और इमीटर के बीच में एक वोल्टेज होता है, इसको VB वोल्टेज बोलते हैं, और कलेक्टर और इमीटर के बीच में एक वोल्टेज होता है, इसको VCE वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। अब चलो देखो इसमें हमने पहला पॉइंट क्या लिखा है, एज्यूम डैट द करेंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टेंस R1 इज I1, कह रहा है कि एज्यूम कीजिए कि एक करेंट फ्लो होगा R1 से और वो करेंट होगा I1,
यानी कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I1 R1 से। अगला पॉइंट, अगला लाइन, एज द बेस करंट IB इज वेरी स्मॉल। एज द बेस करंट IB इज वेरी स्मॉल, ये IB करंट है, इसका वैल्यू बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल मतलब बहुत छोटा होता है। सो करंट फ्लोइंग थ्रू रेसिस्टेंस R2 कैन ऑल्सो बी एज्यूम टू बी इक्वल टू I1। कह रहा है क्या कि अब जब IB का वैल्यू बहुत कम होगा तो इसका मतलब ये होगा कि R2 से यही I1 करंट पास करेगा। ठीक है, क्लियर है, R2 से यही I1 करंट पास होगा। अब कोई कि ये सब क्या आप बोल दिए तो कुछ समझ में नहीं आया। पहला बात कि IB का वैल्यू बहुत स्मॉल होगा, आप लोगों को पता भी है कि IB का वैल्यू कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर में, कॉमन इमीटर NPN ट्रांजिस्टर का जब वर्किंग पढ़ाए होंगे या आप लोग नॉर्मल वर्किंग भी ट्रांजिस्टर का पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता है कि IB का वैल्यू जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है। अगर IE से यानी कि इमीटर करंट से IB यानी कि बेस करंट को कंपेरिजन करोगे तो IB का वैल्यू ओनली 2% ऑफ IE होता है, ओनली 2%, बहुत ही कम होता है ये वैल्यू। तो यहाँ पे जो ये I1 करंट फ्लो होता है इसका वैल्यू बहुत हाई होता है सर्किट में। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर I1 के रेस्पेक्ट में IB का वैल्यू को कंपेरिजन किया जाए तो ये बहुत ही स्मॉल करंट है, स्मॉल वैल्यू का करंट होगा। अब देखो ये जब करंट चला तो KCL से हम आप लोग को बता चुके हैं कि जब भी करंट का इक्वेशन डील करना हो या करंट से रिलेटेड कुछ भी बात करना हो सर्किट में तो हम लोग KCL का हेल्प लेते हैं। देखोगे यहाँ पे अगर KCL का हेल्प लोगे तो मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ का हेल्प लोगे तो ये एक नोड है, इस नोड पे I1 एक इनकमिंग करंट हो गया और ये I1 आउटगोइंग करंट है और ये IB भी आउटगोइंग करंट है। दो ये आउटगोइंग करंट हो गया, ये इनकमिंग करंट है। और हम लोग KCL के अनुसार जानते हैं सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट होता है। तो यहाँ पे ये जो आउटगोइंग करंट है जिसका नाम IB है इसका वैल्यू बहुत ही स्मॉल है। अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए या मान लिया जाए कि इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो सारा का सारा करंट इस नोड पे आएगा और यहाँ से ऐसे फ्लो हो जाएगा R2 से। कब? जब IB का वैल्यू नेगलेक्ट कर देंगे तब। तो वही चीज़ बोल रहा है कि भैया R1 और R2 से I1 करंट फ्लो हो रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, उस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। वो कॉन्सेप्ट हो सकता है आप लोग में से बहुत लोगों को पता हो। जब 2 या 3 या 4 कितना भी रेसिस्टेंस हो और सारे रेसिस्टेंस से सेम करंट फ्लो होता है तो इसका मतलब ये होता है कि सारे रेसिस्टेंस जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है। आप लोगों को पता होगा कि सीरीज में जब रेसिस्टेंस कनेक्टेड होता है तो उसमें सेम करंट फ्लो होता है। जब रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड होता है तो वोल्टेज सेम होता है। जब सीरीज में कनेक्टेड होता है तो करंट सेम होता है। तो यहाँ पे करंट सेम होने का मतलब ये है कि R1 और R2 रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है VCC के साथ। अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे, देखो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है। ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा और ये VCC से ऐसे कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ I1 का वैल्यू क्या होगा, द वैल्यू ऑफ I1 क्या होगा, निकाल सकते हैं क्या? द वैल्यू ऑफ I1 इज कितना होगा? तो करेंट इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस। इस पूरे सर्किट का हम लोग करंट का वैल्यू निकाल रहे हैं तो टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे। टोटल वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज VCC है और टोटल रेसिस्टेंस R1 और R2 है, यानी कि R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो I1 का वैल्यू हो जाएगा I1 इक्वल टू लिखोगे VCC डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1 करंट, ठीक है। तो I1 का वैल्यू आप निकाल लिए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग को पता होना चाहिए या आप लोगों को पता होना चाहिए, हम लोगों में से हम नहीं हैं आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो VB वोल्टेज है ये R2 के अक्रॉस भी वोल्टेज यही VB वोल्टेज होगा। मतलब ये R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये VB वोल्टेज है। ये बात आपको शायद नहीं पता होगा। और यही VB वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है। मतलब इस लूप में ये जो इनपुट पार्ट ऑफ सर्किट है इसमें VB ही सप्लाई वोल्टेज होगा। इसलिए क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले बता चुके हैं कि VB का वैल्यू VE से ज़्यादा होना चाहिए, तभी इसका इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड होगा और तभी ये ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। विदाउट इमीटर बेस वोल्टेज जब तक उसको इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड नहीं करते हैं एक्टिव रीजन में, तब तक वो ट्रांजिस्टर
टर्न ऑन नहीं होता है, ऑन नहीं होता, कंडक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे जो Vb का वैल्यू है वो R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा और ये वोल्टेज सेम होगा, यानी कि इस लाइन पे बेस टर्मिनल पे जो वोल्टेज है Vb है और R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये इतना ही के बराबर होगा। यानी कि इसका वैल्यू, अगर Vb का वैल्यू 4 वोल्ट है तो इस Vb का भी वैल्यू R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी 4 वोल्ट होगा। नहीं पच रहा है, चलो पचाते हैं। ये सर्किट मान लो प्रैक्टिकली आपको दे दिया गया और एक मल्टीमीटर दे दिया गया आपको और बोला गया कि बउआ, क्या बोला गया, बउआ आप लोग तो बउआ ही हो, क्या बाबू सोना तो हो ही, लेकिन घर के तो बउए हो गए, मम्मी पापा के, क्या हमेशा ध्यान वहीं रहता है क्या कि कोई बाबू सोना बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। देखो बाबू सोना लोग क्या कहानी है। ये जो बेस टर्मिनल है, ठीक है, बेस टर्मिनल का अगर पोटेंशियल मेजर करने के लिए आ जाए, वोल्टेज मेजर करने के लिए आ जाए, तो आप लोग को हम बता रखे हैं शुरू से कि वोल्टेज जो होता है ना एक पोटेंशियल डिफरेंस है। वोल्टेज क्या है? एक पोटेंशियल डिफरेंस है। जब भी किसी नोड का या किसी लाइन का वोल्टेज मेजर करना होता है तो उस नोड का वोल्टेज मेजर करने के लिए उस पॉइंट का पोटेंशियल और ग्राउंड का पोटेंशियल के बीच का या ग्राउंड को रेफरेंस लिया जाता है। जैसे मान लो मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर में 2 नॉब होगा, एक रेड कलर का एक ब्लैक कलर का, 2 तार निकला रहता है जिससे हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं। तो ये जो रेड कलर वाला है इस पर टच करोगे, ठीक है, क्योंकि इसी नोड पे का या इसी लाइन का वोल्टेज निकालना है ना। और दूसरा रेफरेंस कहाँ लोगे? तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। सिर्फ एक वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे तो मल्टीमीटर रीडिंग नहीं बताएगा। दूसरा वाला तार को कहाँ पे? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। कभी भी एक सिंगल नोड का, एक सिंगल पॉइंट का वोल्टेज मेजर करना होता है तो रेफरेंस लिया जाता है ग्राउंड का, तब एग्जैक्ट वोल्टेज मिलेगा आपको। तो यहाँ ग्राउंड का रेफरेंस लिया गया, तो मान लो यहाँ का Vb का वोल्टेज मल्टीमीटर 4 वोल्ट दे दिया, तो ये Vb का वोल्टेज 4 वोल्ट हो जाएगा। अब बोला गया कि R2 के अक्रॉस उसी मल्टीमीटर से R2 के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करो। तो R2 के दोनों टर्मिनल पे ऐसे तार कनेक्ट करोगे, रेड वाला को यहाँ, ब्लैक वाला को यहाँ। अब देखोगे ये जो रेड वाला को कनेक्ट कर दिया तो ये एक ही लाइन है, जो Vb लाइन है वही लाइन ये है। अब यहाँ कनेक्ट करो, यहाँ कनेक्ट करो, कहीं पे भी कनेक्ट करो, ये एक ही लाइन है। और ये जो ब्लैक वाला है थोड़ा सा समझोगे, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। यहाँ कनेक्ट करो, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सब ग्राउंड पोटेंशियल यानी कि 0 वोल्टेज होगा। यहाँ भी मेजर किए तो 0 वोल्ट था, यहाँ पे भी टच करोगे तो 0 ही मिलेगा, ग्राउंड ही। तो कहने का मतलब क्या कि R2 के अक्रॉस भी मेजर कर रहे हो तो वही वोल्टेज आएगा, क्योंकि वही पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर करो। तो Vb का भी वैल्यू 4 वोल्ट आ जाएगा। तो एक बात तो दम याद रखो कि यहाँ पे जो बेस वोल्टेज होगा R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसके बराबर होगा। क्लियर? और ये बेस वोल्टेज जो है ये प्लस और माइनस होना चाहिए। ये शुरू में ही अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि Vb का वोल्टेज किससे ज़्यादा होना चाहिए? Ve से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये प्लस वोल्टेज इस जंक्शन को क्या कर रहा है? रिवर्स कर रहा है। हम बता चुके हैं ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो इसके P पे बेस वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। आ रहा है समझ में? अब इस बेस को मिटा देते हैं, यहाँ Vb वोल्टेज से ही काम चलाएंगे। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे KVL लगाएंगे, इनपुट पार्ट में KVL लगाएंगे और एनालिसिस करेंगे। इसको इनपुट पार्ट का लोअर लूप बोलेंगे। 2 इनपुट साइड, ये 2 पूरा का पूरा इनपुट साइड है, यहाँ पे 2 लूप बन रहा है, ये अपर लूप है, ये लोअर लूप है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अप्लाई KVL, अप्लाई KVL इन द लोअर लूप ऑफ इनपुट पार्ट ऑफ CKT। ठीक है, लोअर लूप में KVL लगाओगे। अगर आपको ये पता चल गया कि Vb इसका सप्लाई वोल्टेज है और यहाँ पे जो Vb है और Ve है ये ड्रॉप इन वोल्टेज है, तो एक लाइन में आप KVL लिख सकते हो। नहीं तो क्या करोगे, ये एक नोड मान लोगे, एक पॉइंट मान लोगे और इसके यहाँ से चलना स्टार्ट करना करंट के डायरेक्शन में। तो सबसे पहले ये वोल्टेज मिलेगा, ये माइनस से प्लस, इसका पोलरिटी फिक्स होगा, ये प्लस और ये माइनस। तो ये माइनस से प्लस में जाओगे तो ये आ जाएगा माइनस VE, होगा ना। उसके बाद फिर करंट ऐसे इंटर करेगा, यहाँ पे इस पॉइंट बेस पे इंटर करेगा और फिर इमीटर से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जहाँ से इंटर करेगा, यहाँ से निकलेगा बाहर इमीटर से, और इसके बीच का वोल्टेज क्या है? Vb। तो इसको लिखेंगे प्लस Vb, क्योंकि प्लस से इंटर किया है। उसके बाद फिर करंट यहाँ पे RE में इंटर करेगा, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस पहले से ही दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस VE इक्वल टू 0। तो यहाँ से Vb का वैल्यू निकालोगे, Vb का वैल्यू कितना हो जाएगा? VBE
प्लस भी। क्लियर? तो ये एक इक्वेशन आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये मेन इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से भी का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, आगे चल के बहुत काम आने वाला है। बेस इमीटर वोल्टेज कितना होगा, तो इसको इधर भेज दोगे तो भी माइनस, ये प्लस में है भी तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा भी के साथ, तो भी माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, आगे जब स्टेबिलिटी पढ़ाएंगे कि कैसे ये सर्किट ज़्यादा स्टेबल रहता है, अपने आप को कैसे ये स्टेबल करता है, तो वहाँ पे ये इक्वेशन का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, भी का वैल्यू आगे बढ़ाने वाले हैं कि भी का वैल्यू बढ़ के भी को घटा के IC को मेंटेन रखता है। चलो वो जब मिलेगा तब हम लोग पढ़ेंगे। अब एक बात समझो, यहाँ पे जो भी वैल्यू है इमीटर वोल्टेज है, इसका वैल्यू कितना होगा? अगर इमीटर वोल्टेज पूछा जाए तो इसका वैल्यू कितना होगा? I इंटू RE होगा। रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? तो करेंट इंटू रेसिस्टेंस होता है। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? I करंट फ्लो हो रहा है। तो वेयर भी इक्वल टू लिखेंगे I इंटू RE। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ VE इन इक्वेशन 1। यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो VB इक्वल टू हो जाएगा VBE प्लस भी का वैल्यू कितना पुट करेंगे? I RE। ठीक है, हम लोग को I का वैल्यू निकालना है, तो VB को इधर भेज देंगे तो VB माइनस VBE हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा I RE। और यहाँ से I का वैल्यू निकालोगे तो RE को इसके नीचे भेज दो। ठीक है, तो I इक्वल टू हो जाएगा VB माइनस VBE डिवाइडेड बाई RE। क्लियर है? चलो अब देखो, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ट्रांजिस्टर में I जो होता है IC के बराबर होता है। I जो होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू IC होता है, और I का वैल्यू कितना आया है उतना ही IC का भी वैल्यू हो जाएगा। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने। क्या बोलो, ठीक है गाना? या ये ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा, समझ समझ के एनालिसिस करना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। कितना याद करोगे? अभी तो सिनेमा स्टार्ट भी नहीं हुआ है सिनेमा तो अभी समझ ही रहे होगे क्या, तो सिनेमा भी स्टार्ट भी नहीं हुआ, ये तो कास्टिंग चल रहा है। जितना इधर मेहनत कर लो, जितना डेरिवेशन कर लो और ये सब सीखो, ठीक है, जितना जल्दी सीख लोगे उतना ही सर का बोझ हल्का हो जाएगा। जितना रटने का कोशिश करोगे, समझ लो कि सर में बोझ अपना बढ़ाते जा रहे हो, और सर में बोझ बढ़ना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, इस तरीके से समझ के पढ़िए। तो यहाँ पे I और IC निकालिए, ये भी बहुत आगे चल के इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम आगे स्टेबिलिटी वगैरह पढ़ाएंगे तो ये IC का भी इक्वेशन यूज करेंगे। क्लियर? तो चलो हम लोग यहाँ से I का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, IC का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अच्छा, IC का वैल्यू मिल गया, अब VCE का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ताकि हम लोग को ऑपरेटिंग पॉइंट का वैल्यू पता चल सके। जैसे मान लो ये क्वेश्चन मिल जाएगा और इसका Q पॉइंट निकालना होगा, तो आपको एक IC का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो ये फार्मूला से IC का वैल्यू निकाल लेंगे। और VCE का वैल्यू, Q पॉइंट में एक VCE वैल्यू होता है, तो VCE वैल्यू निकालेंगे। VCE चूँकि आउटपुट साइड में है तो यहाँ पे आउटपुट साइड में लगाएंगे KVL, तो लिखेंगे अप्लाई KVL इन द आउटपुट पार्ट ऑफ CKT। अच्छा, कभी कभी हम बड़ा फास्ट लिखते हैं, कुछ गलत लिख दें तो उतना मैनेज कर लेना। ठीक है, चलो आउटपुट पार्ट ऑफ CKT में KVL लगाएंगे। तो आउटपुट पार्ट में यहाँ पे ये आउटपुट पार्ट है, इसका ये रास्ता हो गया करंट का, इसी रास्ते से करंट फ्लो होगा, और ये भी एक क्लोज पाथ है। प्लस वोल्टेज है तो इसका माइनस ग्राउंडेड, माइनस वोल्टेज और माइनस जो टर्मिनल होगा वो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। चलो ठीक है, तो ये एक क्लोज पाथ सर्किट से यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, और इस पाथ में देखेंगे कितना वोल्टेज मिल रहा है। पहला VCC वोल्टेज मिलेगा, दूसरा ICRC मिलेगा, तीसरा VCE वोल्टेज होगा, और चौथा IERE होगा। अब इसमें बस इतना डिसाइड कर लो कि कौन कौन सा सप्लाई वोल्टेज है और कौन कौन सा ड्रॉप इन वोल्टेज है। पढ़ाए हैं ना? अरे ऐसा ही पढ़ो जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो मास्टर बन जाओगे आगे चल के गेट ES का भी एग्ज़ाम लिखोगे ना,
द मस्ती में तैयारी करना, बस मेरा नोट्स मत फेंकना, ठीक है। और मेरा वाला जो कॉन्सेप्ट है, नोट्स फेंक भी देना तो दिमाग में मेरा वाला कॉन्सेप्ट रखना, ठीक है। एमटेक ओमटेक भी कर लोगे ना, या एमटेक ओमटेक भी करने जाओगे तो कोई टेंशन नहीं होगा। चलो छोटा बात नहीं करते हैं, बड़ा बड़ा बात करते रहते हैं। चलिए केवीएल लिखते हैं। तो VCC सप्लाई वोल्टेज हो गया, और बाकी का ये जो 3 वोल्टेज है ये ड्रॉप इन वोल्टेज होगा। तो हम लोग लिखेंगे VCC इक्वल टू ICRC, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, प्लस VCE दूसरा वोल्टेज ड्रॉप, IRE तीसरा वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। IRE तीसरा वोल्टेज ड्रॉप। और हम लोग को पता है I जो होता है IC के बराबर होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी IC पुट कर देंगे। तो VCC इक्वल टू हो जाएगा ICRC प्लस VCE प्लस I के जगह पे क्या पुट करेंगे, ICRE। अब देखो यहाँ पे दो IC का टर्म आ गया, I के जगह पे IC पुट करने के कारण। तो IC को कॉमन ले लो तो यहाँ से RC बचेगा और यहाँ से RE आ जाएगा। इसमें से IC निकालोगे तो RE बचेगा ना, प्लस VCE हो जाएगा। निकाल लो VCE का वैल्यू, VCE का वैल्यू कितना होगा, ये VCC इक्वल टू इतना आया। इस टर्म को इधर भेज दो तो VCC माइनस ICRC प्लस RE हो जाएगा। सो नाउ वी हैव टू वैल्यूज IC एंड VCE। Suppose that in any question we have to find the value of Q point, ठीक है। one transistor circuit is given in the question and ask the question find the Q point। तो Q point निकालना होगा तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं ना ऐसे, अगर शॉर्टकट तरीका से निकालना होगा तो तुरंत निकाल लेंगे ऐसे। यहाँ पे I का वैल्यू निकाल लेंगे, IC का वैल्यू निकाल लेंगे। ये वैल्यू याद रखना भी बड़ा आसान है, VB माइनस V डिवाइडेड बाई VB माइनस VB डिवाइडेड बाई RE कर लेंगे तो I का वैल्यू निकल जाएगा। देखो VB माइनस V डिवाइडेड बाई RE, और VC का वैल्यू तो यहाँ पे KCL लगा के निकालोगे तो ऑपरेटिंग पॉइंट निकल जाएगा। तो लिख लेंगे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ IC एंड VCE we can obtain the value of operating point, the value of operating को Q पॉइंट भी बोलते हैं ना, ऑपरेटिंग पॉइंट। स्वाहा। यहाँ तक हो गया। तो चलिए यहाँ तक फटाफट लिख लीजिए, उसके बाद इस सर्किट के स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे ये सर्किट स्टेबल होता है। क्लियर? चलिए लिख लीजिए फटाफट यहाँ तक। अब यहाँ पे हम लोग इसके स्टेबिलिटी की बात करेंगे। इसका जो स्टेबिलिटी होता है ये वेरी हाई होता है। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जितने भी बायस सर्किट्स हैं उसमें से सबसे हाईयर स्टेबिलिटी वाला कोई बायस सर्किट है तो वो है सेल्फ बायस सर्किट्स। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसका स्टेबिलिटी हाई होता है। तो चलिए बात करते हैं कि इसका स्टेबिलिटी कैसे हाई होता है। तो यहाँ पे उसी के बारे में हमने लिख रखा है, इसके स्टेबिलिटी के बारे में लिख रखा है। ये थोड़ा सा पढ़ के अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि आगे जब हम लोग एम्पलीफायर पढ़ें तो स्टेबिलिटी वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखोगे यहाँ पे हमने लिखा है फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कलेक्टर करेंट IC, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कलेक्टर करेंट IC। क्या हम लोग अभी कुछ देर पहले कलेक्टर करंट IC का वैल्यू फाइंड आउट किए थे? क्या मैं बताया था कि सबसे पहले I का वैल्यू फाइंड आउट किया था और I ऑलमोस्ट इक्वल टू IC के बराबर होता है, और इसका वैल्यू आया था VB माइनस VBE डिवाइडेड बाई RE। यही वैल्यू फाइंड आउट किए थे ना। तो ये कलेक्टर करंट IC का इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कलेक्टर करंट IC। तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कलेक्टर करंट IC इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ IC डज नॉट एट ऑल डिपेंड अपॉन बीटा। कह रहा है कि कलेक्टर करंट IC के वैल्यू से पता चल रहा है कि IC का जो वैल्यू है ये पूरा का पूरा बीटा पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे हम लोग IC का फार्मूला जानते हैं, बीटा IB होता है। बट यहाँ पे क्या कर रहा है कि IC का जो वैल्यू है वो पूरा का पूरा बीटा पे डिपेंड नहीं करता। कुछ और भी पैरामीटर होता है सर्किट्स के जिस पे IC का वैल्यू डिपेंड करता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ IC डिपेंड्स अपॉन VB। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ IC डिपेंड्स अपॉन VB।
आईसी का जो वैल्यू होगा VB पे डिपेंड करेगा। अब कहोगे सर इसमें तो VB भी है RE है, तो क्या इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा वैल्यू? तो बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पे जो VB वोल्टेज होता है ये R2 के अक्रॉस का वोल्टेज है। ये R2 रेसिस्टर है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये VB वोल्टेज है, और ये एक कांस्टेंट वोल्टेज होता है। इसलिए क्योंकि इसका रेसिस्टेंस फिक्स है और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है I1 ये फिक्स है। अगर VB की बात करें तो I1 इंटू R2 इसका वैल्यू होगा इस VB का। तो I और R दोनों कांस्टेंट होने के कारण VB वोल्टेज जो है एक कांस्टेंट वोल्टेज है। तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो गया। RE रेसिस्टर है, ये तो फिक्स रेसिस्टेंस होगा इसका, तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया। तो पूरा का पूरा VB पे IC का वैल्यू डिपेंड करेगा। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ IC डिपेंड्स अपॉन VB बट इन प्रैक्टिस VB इज वेरी स्मॉल। कह रहा है कि IC का वैल्यू VB पे डिपेंड करता है, बट इन प्रैक्टिस VB का वैल्यू बहुत ही स्मॉल होता है। जानते हो यार आप लोग, VB का वैल्यू अगर सिलिकॉन का होगा तो 0.7 होगा, जर्मेनियम का होगा तो 0.3 होगा। और इसमें वेरिएशन का जहाँ तक बात है तो इसका वैल्यू जो है पॉइंट में वेरी करता है। 0.7 के जगह पर 0.8 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो ये 0.12 वोल्ट्स के वेरिएशन से कुछ होने वाला नहीं है। VB का वैल्यू तो बहुत हाई होता है, पॉइंट से 1-2 पॉइंट से घट भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा IC के वैल्यू पे असर नहीं पड़ेगा। तो यही चीज़ कर रहा है कि बट इन प्रैक्टिस VB इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू VB। ठीक है, कह रहा है कि VB का वैल्यू VB के कंपेरिजन में वेरी स्मॉल होता है। एंड सो कलेक्टर करंट IC इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट टू VB। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो IC का वैल्यू है वो VB से भी इंडिपेंडेंट हो गया। पहले बीटा से इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट मतलब उसी पे सिर्फ नहीं डिपेंड किया, VB पे डिपेंड किया, और VB का वैल्यू में बहुत कम वेरिएशन हुआ तो ये VB से भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं हो रहा है। यही तो इस सर्किट का खासियत है कि जिस वैल्यू से इसका IC का वैल्यू वैरी होने वाला था उससे कोई असर इस पर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखो, ब्लू लाइन से लिखे हैं, मेन ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। इसलिए इन दिस बायसिंग सर्किट द इमीटर रेसिस्टेंस RE प्रोवाइड्स एक्सेलेंट स्टेबलाइजेशन। कह रहा है कि इस बायसिंग सर्किट में RE रेसिस्टेंस एक्सेलेंट स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। पहले भी हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे भी इमीटर रेसिस्टेंस होता है तो बेटर स्टेबलाइजेशन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे RE जो है बेटर स्टेबलाइजेशन देने का काम करता है। अब RE ऐसा क्या काम कर देता है भाई कि ये पूरा का पूरा सर्किट स्टेबल हो जाता है, बात करेंगे अभी। यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया वही चीज़ है। दिस इज एक्सप्लेन एज बिलो, मतलब कैसे RE स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखो ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, क्या लिखा हुआ, नाउ लेट द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिस्टर जंक्शन नाउ लेट द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिस्टर जंक्शन राइज। कह रहा है कि मान लो कि यहाँ पे जंक्शन टेम्परेचर राइज किया व्हेन इट इज़ लोडेड, मतलब जब इस लोडेड मतलब RC को कनेक्ट किया गया और यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई दिया गया, यानी कि लोड जब कनेक्ट होता है तो उस समय यहाँ पे जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ता है। इसलिए क्योंकि कलेक्टर बेस जंक्शन आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं रिवर्स बायस होता है, और जब सर्किट टर्न ऑन होता है तो रिवर्स बायस जंक्शन का जो रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है, और हाई रेसिस्टेंस होने के कारण यहाँ पे जंक्शन पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो वही कह रहा है कि जब इस सर्किट को लोडेड किया जाएगा तो जंक्शन टेम्परेचर राइज करेगा। दिस कॉजेज इंक्रीज इन लीकेज करंट। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लीकेज करंट बढ़ेगा। बोलो, पढ़ाए हैं लीकेज करंट का वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो जंक्शन टेम्परेचर बढ़ा तो लीकेज करंट बढ़ेगा। एंड सो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बीटा। कह रहा है कि अब लीकेज करंट टेम्परेचर बढ़ गया, ऐसे समझो, टेम्परेचर बढ़ गया तो लीकेज करंट I0 का वैल्यू बढ़ गया, I0 बढ़ेगा तो बीटा का वैल्यू बढ़ेगा, और बीटा बढ़ेगा तो IC के वैल्यू को बढ़ा देगा, क्योंकि बीटा इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, बीटा इक्वल टू होता है IC/IB। बीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, IC का भी वैल्यू बढ़ रहा है। तो देखोगे यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ, 10 कॉजेज इंक्रीज इन लीकेज करेंट्स एंड सो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बीटा। लीकेज करंट बढ़ेगा तो बीटा के वैल्यू को इंक्रीज करेगा। हैंस कलेक्टर करंट IC टेंस टू इंक्रीज। बीटा का वैल्यू बढ़ने के कारण IC का वैल्यू टेंस टू इंक्रीज, मतलब बढ़ना चाहेगा। ठीक है, विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ IC, विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ IC मतलब कुछ वैल्यू से मान लो बढ़ना चाहा, 2 वोल्ट से बढ़ना चाहा, 2 मिली एम्पियर से बढ़ना चाहा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इमीटर रेसिस्टेंस RE इंक्रीजेज। कह रहा है कि ये
वैल्यू जब बढ़ेगा तो आर ई के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। अब कहोगे कि सर आईसी का वैल्यू बढ़ रहा है, अगर सर्किट में देखा जाए तो आईसी का वैल्यू बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ने के कारण, तो आप बोल रहे हो कि आर ई के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, यानी कि वी का वैल्यू बढ़ जाएगा। क्यों ऐसा? आईसी से इसका क्या लेना देना है? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, आईसी से बिल्कुल लेना देना है। ये आईसी जो होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू आई है, यानी कि आईसी का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, आई भी बढ़ रहा है। ऐसे भी एक पाथ में एक ही करंट फ्लो होता है, तो जो आईसी है वही आई है। तो ये जब आई हाई वैल्यू से फ्लो करेगा, आईसी बढ़ा तो आई बढ़ा, और आरई से जब हाई वैल्यू का आई फ्लो करेगा तो वीबी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वीबीई का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। वीबी क्या है, तो इसके क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है, तो वीबी का वैल्यू यानी कि R2 के क्रॉस आरई के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इमीटर रेजिस्टेंस आरई इंक्रीजेज सिंस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ कलेक्टर करंट। कह रहा है कि यहाँ पे R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यानी कि वीबी जो वोल्टेज है ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट है कलेक्टर करंट से, इसका कोई भी कलेक्टर करंट से लेना देना नहीं है, और ये तो ऐसे भी कांस्टेंट वैल्यू है। देयरफॉर वीबी डिक्रीजेज, जिसके कारण वीबी का वैल्यू डिक्रीज होगा। एक लाइन में ऐसे समझो, यहाँ पे वीबी का वैल्यू बढ़ेगा, वी का वैल्यू बढ़ेगा मतलब हाई वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बट वीबी के वैल्यू पे असर पड़ जाएगा। आपको वीबी के वैल्यू पे कैसे असर पड़ जाएगा, ये वी का वैल्यू बढ़ेगा तो वीबी का वैल्यू घट जाएगा। उस समय जब हम आप लोग को वोल्टेज इक्वेशन बता रहे थे तो बोले थे कि इक्वेशन याद रखना। क्या पढ़ाए थे यहाँ पे, जब केवीएल लगाए थे तो हम लोग ये पढ़े थे क्या, वीबी इक्वल टू पढ़े थे वीबीई प्लस वी, देख लेना, ठीक है। और यहाँ से वीबी का वैल्यू निकाले थे तो क्या आया था, वीबी माइनस वी आया था। अब समझो, कह रहा है कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा तो वीबी का वैल्यू घटेगा, क्योंकि वीबी हमारा कांस्टेंट है। वीबी ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और सोचो कि ये वैल्यू इंक्रीज कर गया, ये वैल्यू इंक्रीज कर गया, तो ऑब्वियसली वीबी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, समझ ही रहे हो। तो वी का वैल्यू इंक्रीज करने के कारण वीबी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। क्लियर? देयरफॉर वीबी डिक्रीजेज एंड सो आईबीआई एंड आईसी। अब जब वीबी का वैल्यू घटेगा तो देखो क्या क्या वैल्यू घटेगा, आईबी का वैल्यू घटेगा, ठीक है, उसके बाद किसका, आई का वैल्यू घटेगा, और इसके कारण आईसी का भी वैल्यू घट जाएगा। क्यों भाई? अरे भाई वीबी है, बेस इमीटर वोल्टेज है, बेस इमीटर वोल्टेज का वैल्यू घटेगा तो बेस करंट का भी वैल्यू तो घटेगा। ट्रांजिस्टर का नॉर्मल वर्किंग भी उठा के देख लो, या फिर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स उठा के देख लो कॉमन इमीटर का, ठीक है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे देखे होंगे, बनाए होंगे हम लोग, वीबीई के बीच में और किसके बीच में, आईबी के बीच में बनता है। ये वोल्टेज जैसे जैसे वीबी का बढ़ा रहे हो करंट बढ़ रहा है ना, तो जब घटाओगे तो ये करंट का भी वैल्यू क्या होगा, घटेगा ना। बोलो, वीबी बेस इमीटर वोल्टेज का वैल्यू बढ़ने से आईबी का वैल्यू बढ़ता है, बेस इमीटर वोल्टेज घटेगा तो आईबी का वैल्यू भी घटेगा। इतना तो पता ही होगा कि इसको कंडक्ट करने के लिए भी, आईबी को फ्लो करने के लिए भी, बेस करंट को फ्लो करने के लिए भी कम से कम वीबी का वैल्यू 0.7 चाहिए। तो आईबी का तो वैल्यू तो फुल्ली डिपेंड करता है वीबी पे। तो देखो, वीबी का वैल्यू घटेगा तो आईबी का वैल्यू घटेगा, और आईबी का वैल्यू घटेगा तो आईसी का वैल्यू घट जाएगा। क्यों भाई? देखो, आईबी का वैल्यू घटेगा तो आईसी का वैल्यू घटेगा, आईसी घटेगा तो आई भी घट जाएगा। मतलब जितना से ये बढ़ा था टेम्परेचर बढ़ने के कारण, उतना ही से घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना से आईसी बढ़ा तो आई बढ़ा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो गया, वीबी को तुरंत घटा देगा, वीबी को घटा के फिर से आईसी को घटा देगा। साइकिल है, देखो, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये घट जाएगा तुरंत। अगर नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है, आइडियल वैल्यू आईसी का फ्लो हो रहा है, वी फ्लो हो रहा है, वीबी भी एक आइडियल ड्रॉप होगा, वीबीई का भी वैल्यू कांस्टेंट मेंटेन रहता है। लेकिन किसी कारण से ये आईसी का वैल्यू इंक्रीज किया, तुरंत इंक्रीज किया, तुरंत आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा, यहाँ पे वीबी तुरंत बढ़ जाएगा, वीबीई का वैल्यू तुरंत घट जाएगा, और जैसे ही वीबीई का वैल्यू घटेगा, आईबी घट के आईसी को मेंटेन कर देगा। मतलब जितना से 2 मिली एम्पियर से बढ़ना चाहा था, 2 मिली एम्पियर से उसको, समझ गए ना, नहीं बढ़ने देगा। ये याद रखो, पूरा का पूरा, बहुत हम बता दिए, इतना बताने का ज़रूरत नहीं है, और यही आगे चल के एम्पलीफायर सर्किट में यूज होने वाला है।
यही बायस सर्किट यूज होने वाला है। वहाँ पे सिर्फ हम एम्पलीफायर पढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी नहीं पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। बस इतना बोलेंगे कि आ रही है तो ये सर्किट स्टेबलाइज हो जाएगा। लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं यार। Thus we see that the circuit has tendency to hold the Q point stable automatically। मतलब इस सर्किट का टेंडेंसी है कि Q पॉइंट को स्टेबल रखता है अपने आप ही। ये बढ़ना भी चाहा तो उसको क्या किया, घटा दिया। ये अपना ही खुद ही स्टेबलाइज करता है और बहुत कम टाइम में ये कर लेता है, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये खुद ही अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है, इसीलिए तो इसका नाम सेल्फ बायस है। दिस इज ड्यू टू फीडबैक एक्शन। और ये सारा प्रोसेस किसके कारण हो रहा है, फीडबैक एक्शन के कारण। और फीडबैक कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये RE रेसिस्टर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो चलो, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। इस टॉपिक को यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करना सिखाएंगे अगले वीडियो में, और उसमें हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट से या थेवेनिन्स थ्योरम से स्टेबिलिटी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अगले क्लास में स्टेबिलिटी इक्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे क्लास।